है जिनको विश्व नापते देखा, उनको बन बन भागते देखा। मैं प्रभु राम की बात कर रहा हूं। है जिनको विश्व नापते देखा, उनको बन बन भागते देखा। समय बदलना क्या होता है, इससे बेहतर कौन कहेगा, इससे बेहतर कौन कहेगा। बीत रही जो हम पर यारा, बीत रही जो तुम पर साथी, बीत रही जो हम पर यारा, बीत रही जो तुम पर साथी। पर याद ये कर लेना जोगी, आज नहीं उजियारा तो क्या, कल का भोर तुम्हारा होगा, कल का भोर तुम्हारा होगा। है विश्व विजेता को हमने बन बन भागते देखा है, जिनको विश्व नापते देखा है, उनको बन बन भागते देखा है। समय बदलना क्या होता है, इससे बेहतर कौन कहेगा। दोस्त स्वागत है। आज हम लोग लाइव क्लास आने के लिए पूरी प्रयास कर रहे थे, पर कुछ टेक्निकल कारण से हम लोग आ नहीं पाए। मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि ये सारे जो कार्य हैं वो मुझे स्वयं करने पड़ रहे हैं। पढ़ाना भी स्वयं है और एडिटिंग भी स्वयं करना है और आप तक वीडियो स्वयं भी पहुंचाना है। और लाइव के लिए जो भी जितने भी प्रोसेस हैं इस तक आप तक पहुंचने के लिए, वो स्वयं करना पड़ रहा है। कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है हमारे पास, या हमारे पास कोई टीम नहीं है कि जिनको लेकर मैं करूं। तो कुछ टेक्निकल कारण से मैं ये कर नहीं पाया आज। लेकिन ये है कि कहते नहीं कि धीरे धीरे सब सीख लेंगे, तो धीरे धीरे सब सीख लेंगे। जल्दी आपसे मिलेंगे लाइव, आपसे वादा रहा। चलिए, तब तक हम लोग अपने जीडी का जो मॉडल पेपर कर रहे हैं, हम लोग 8 मॉडल पेपर कर चुके हैं और आप लोगों ने उसको देखा भी, आप लोगों ने सुझाव भी दिया। चलिए, आज हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर नंबर 9, जो मॉडल नंबर 9। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये कह रहा है कि पित्त ज्वार, ध्यान दीजिएगा, पित्त ज्वार। बेटा ठीक से देखिएगा, पूरी पेपर कीजिएगा, पेपर को ठीक से कीजिए, क्वेश्चन को ठीक से देखिए। आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन अटेंड करने का पूरा प्रयास कीजिए। कह रहा पित्त ज्वार संचरित किया जाता है, पित्त ज्वार संचरित किया जाता है बेटा। तो इसमें लिखा एंडीज इपिचिड द्वारा। एक मच्छर होता है बेटा, जो मादा मच्छर होती है, जिसे कहा जाता है एनीफिलिज। ये मादा मच्छर होती है, ये मादा होती है, ये मादा मच्छर होती है। और इसी मादा मच्छर के कारण पित्त ज्वार संचरित किया जाता है। तो इससे कुछ बीमारियां वगैरह भी होती हैं, ठीक है। बायोलॉजी जब पढ़ेंगे आप तो इन चीज़ों को जानेंगे। लेकिन आप यहाँ पर ये सवाल ध्यान दीजिएगा इसको, ये जो पित्त ज्वार है वो किसके द्वारा संचरित किया जाता है। तो ये पित्त ज्वार किसके द्वारा, एनीफिजिल मच्छर है। ये एक बेटा मच्छर है और ये मादा मच्छर है, और इसी के द्वारा पित्त ज्वार संचरित किया जाता है। अगला सवाल आपके सामने, इस सवाल है, कह रहा है कि जो छिपकली है, जो छिली हुई सब्जियां हैं, सॉरी छिपकली नहीं है, जो छिली हुई सब्जियां हैं, उनसे कौन सा विटामिन निकलता है। बेटा अगर आप छिली हुई सब्जियों को धुलेंगे, अगर आप छिली हुई सब्जियों को धुलेंगे तो उनसे कौन सा विटामिन बाहर हो जाएगा, तो उनसे विटामिन सी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इससे ठीक पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था इनके विटामिन के नाम, इनके वैज्ञानिक नाम और इनका यूज भी आपको बताया था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो बेटा अगर आप वायुमंडल की सबसे निचली परत जानना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए। अगर हम लोग पूरे वायुमंडल को ही समझना चाहें तो आप बहुत थोड़ी सी समझ में, बहुत थोड़ी सी बात में आप पूरे वायुमंडल को आसानी से मित्र समझ सकते हो। बहुत आसान है, बता दे रहे हैं आपको, आपके पेपर के लिए। यहाँ तक बहुत डिटेल नहीं जानना है आपको, लेकिन आपको ये जरूर जान लेना है। ये है बेटा, ये जो पहला मंडल है, ये इसको आपको ये तिरछा क्यों दिखाने का प्रयास है, ध्यान दीजिएगा। ये जो पहला मंडल है बेटा, ये 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। ये 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक पाया जाता है बेटा। और ये जो 8 किलोमीटर है, ये कहाँ से पाया जाता है, ये तो ये 8 किलोमीटर बेटा ध्रुवों से पाया जाता है। और जो 18 किलोमीटर है, ये कहाँ से पाया जाता है, ये भूमध्य रेखा से पाया जाता है। ये कहाँ से बच्चे, भूमध्य रेखा से पाया जाता है। इसी मंडल में बेटा ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। इसी मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। घटता है कितना,
165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और बेटा 32 मीटर नीचे आने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। किसमें, क्षोभ मंडल में। इसीलिए बेटा क्योंकि यहां तापमान में परिवर्तन होता है, क्योंकि बच्चे यहां तापमान में परिवर्तन होता है, इसीलिए जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं, जो मौसम संबंधी घटना है, जो मौसम की घटनाएं हैं, जो मौसम की घटना है वो किस मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। और इसी क्षोभ मंडल में बेटा बादल का फटना, बर्फबारी, बादल का फटना, बर्फबारी, वर्षा जैसी क्रियाएं इसी मंडल में होती हैं। और ये वायुमंडल का सबसे निचला परत है। ध्यान देना, यहाँ बेटा एक हवा चलती है वायु क्षोभ मंडल की सीमा पर, जिसे आप कहते हैं जेट स्ट्रीम या जेट पौने कहते हैं। आप इन्हीं को आप क्या कहते हैं, जेट पौने कहते हैं। इसके ठीक बाद बेटा आप जब जाएंगे तो आपको मिल जाएगा समताप मंडल। अब इस समताप मंडल में बेटा एक गैस मिलेगा आपको, जिसका नाम होगा ओजोन गैस। अब ये ओजोन गैस क्या काम करती है, ये यूवी रेस, पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है दोस्त, तथा परावर्तित कर देती है। अवशोषित एवं परावर्तित कर देती है, जिसके कारण यहाँ तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब यहाँ तापमान बढ़ जाता है बेटा, तो यहाँ पर संघनन क्रिया होना संभव नहीं है। अतः यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। तो इसी मंडल में कोई मौसम संबंधी घटना नहीं होता है, यानी इस मंडल में मौसम संबंधी घटना नहीं होता है। अतः वायु चालक यहाँ क्या करते हैं, वायु यान उड़ाना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। किस मंडल में, समताप मंडल में। बेटा अचानक जब आप जाओगे, ये कहाँ से, 18 से 50 किलोमीटर तक, और 18 से जब 80 किलोमीटर तक पहुंच जाओगे तो आप पहुंच जाओगे किसमें, मध्य मंडल में। अब बेटा इस मध्य मंडल में क्या होता है, मध्य मंडल में बच्चे डस्ट पार्टिकल नहीं होता, धूल कण, ध्यान दीजिएगा, धूल कण नहीं होता। धूल कण क्या काम करते हैं बेटा, धूल कण जो काम करते हैं ये सूर्य के प्रकाश को फैलाते हैं, ये परिकिरण, सूर्य के अवशोषण और परावर्तन में भाग लेते हैं। अब क्योंकि बेटा यहाँ पर धूल कण नहीं है, तो यहाँ वायु क्या हो जाती है, क्षैतिज हो जाती है। वायु क्षैतिज हो जाती है, और जिसके कारण अचानक तापमान गिर जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। तो ये सबसे ठंडा मंडल है। ये क्या है, ये सबसे ठंडा मंडल है, यही सबसे ठंडा मंडल है। इसके बाद बेटा अगर आप जाएंगे तो कितना, 640 किलोमीटर तक पहुंच जाएंगे आप आयन मंडल में। और यहीं पर बच्चे क्या होता है, यहाँ पर गैसों का आयनीकरण चालू हो जाता है, और गैसों के आयनीकरण के द्वारा रेडियो एक्टिव जो किरणें होती हैं यहीं से परिवर्तित होना क्या हो जाती हैं, चालू हो जाती हैं। किस मंडल में, आयन मंडल में रेडियो एक्टिव किरणें क्या होती हैं, परिवर्तित होती हैं। इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। जब 10,000 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो ये क्या पड़ जाएगा, ये पड़ जाएगा आपका बहिर्मंडल पड़ जाएगा, बाह्य मंडल पड़ जाएगा। और यहीं पर बेटा क्या किए जाते हैं, यहीं पर कृत्रिम उपग्रह, यहीं पर क्या, कृत्रिम उपग्रह क्या किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस अपने सवाल की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है वायुमंडल में सबसे निचली परत है। तो बेटा सबसे निचली परत कौन सा है, क्षोभ मंडल। दूसरी परत कौन सा है, समताप मंडल। और तीसरी परत कौन सा मिल जाएगा, मध्य मंडल। चौथी परत कौन सा मिलेगा, आयन मंडल। और सबसे बाह्य परत कौन सा मिलेगा, बाह्य मंडल। कौन सा मंडल, बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा, पशुकरण की प्रक्रिया में दूध। बेटा ये पशुकरण की प्रक्रिया में जिसमें दूध पाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, इसका सही जवाब है 63 से 20 मिनट तक पशुकरण प्रक्रिया में दूध पाया जाता है। 63 से 20 किलोमीटर की 20 मिनट में जो पशुकरण की प्रक्रिया है ये पाया जाता है दूध। सवाल रट्टा मान लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का ये सवाल है। आगे देखिए, कह रहा है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, बेटा जब राष्ट्रपति और
उपराष्ट्रपति। अब डिटेल में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं इसके पहले, है ना, पढ़ चुके हैं। ध्यान से देखिए, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो, ध्यान देना बेटा, तब उस दौरान ध्यान सुनिए, अगर बेटा राष्ट्रपति का पद खाली है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? उपराष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? उपराष्ट्रपति। बेटा लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब फिर क्या होगा? तब बेटा क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तब फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो फिर क्या होगा? वरिष्ठ न्यायाधीश। क्या करेगा? राष्ट्रपति के पद पर क्या करेगा? क्या? ध्यान देना बेटा, आप याद रखिए कि जो राष्ट्रपति का पद है वो अधिकतम 6 माह तक रिक्त रह सकता है। 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना क्या होता है? अनिवार्य। बेटा ध्यान देना, आपको क्या याद रखना है? राष्ट्रपति के बारे में अगर आपसे सवाल पूछेगा और ये सवाल पूछेगा तो अनुच्छेद 52 में बेटा भारत के एक राष्ट्रपति के पद का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 54 में बेटा राष्ट्रपति का निर्वाचन है। इसमें क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन रीत यानी निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया आप जान रहे हैं, एकल मत संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के तहत। अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया है? कार्यकाल। क्या बताया गया है? कार्यकाल। यहां थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में अनुच्छेद 57 में क्या बताया गया है? पुनः निर्वाचन। अनुच्छेद 58 में क्या है? योग्यता। क्या है बेटा? योग्यता है। और अनुच्छेद 62 में क्या है इनके लिए? अनुच्छेद 62 में क्या है? शर्तें हैं। अनुच्छेद 62 में क्या है? शर्तें हैं। और अनुच्छेद 60 याद रखिएगा, अनुच्छेद 60 याद रखिएगा दोस्त, अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति का क्या है? शपथ है। अब अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया है दोस्त। ठीक है, आगे देखते। अगर आप उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो अनुच्छेद 63 के तहत एक उपराष्ट्रपति के पद का क्या है? प्रावधान है। और बेटा अनुच्छेद 64 में बताया गया है क्या? अनुच्छेद 64 में बताया गया है क्या कि उपराष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा का क्या होगा? पदेन। राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो ये पिछले क्लास में आपको बहुत डिटेल बता चुका हूं, इसीलिए यहां पर आपके साथ बहुत अधिक डिटेल नहीं करने का प्रयास कर रहा हूं। आप क्वेश्चन देखें, सवाल देखिए अपना। क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और क्या लिखा? धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। बेटा एक और शब्द जोड़ा गया था जिसका नाम है अखंडता। एक और शब्द जोड़ा गया था जिसका नाम क्या है? अखंडता। ध्यान देना बेटा, प्रस्तावना जो है ये कहां से लिया गया है? तो बेटा प्रस्तावना लिया गया है कहां से? यूएसए से। लेकिन बेटा प्रस्तावना की भाषा दोष याद कर लेना, ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ये कहां से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से है, लेकिन प्रस्तावना कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और इस प्रस्तावना को बेटे, जो प्रस्तावना है पंडित नेहरू लेकर आए थे क्या? उद्देश्य का प्रस्ताव। क्या लेकर आए थे? उद्देश्य का प्रस्ताव। और इसी उद्देश्य का प्रस्ताव को बेटा 22 जनवरी 1947 को एक समिति थी संविधान सभा की, जिसे कहते हैं क्या? प्रारूप समिति दोस्त। कौन सा समिति? प्रारूप समिति।
आप इसी को क्या कहते हैं, मसौदा समिति भी कहते हैं मित्र। इसी को आप, इसी को मसौदा समिति भी आप कहते हैं। और इसी ने उद्देश्य का प्रस्ताव को शामिल किया था, किस रूप में, प्रस्तावना के रूप में। किसमें, प्रस्तावना के रूप में। ध्यान देना बेटा, जब जिस विषय पर संविधान मौन हो जाएगा और संविधान कुछ ना कह रहा हो उस विषय पर, तो क्या काम किया जाएगा, संविधान की व्याख्या करने का आधार क्या बताया जाता है, प्रस्तावना बताया जाता है। इसी प्रस्तावना में बेटा ठीक से सुनिएगा, कई सारे केस हुए हैं, जिनमें से मैं आपको एक केस केवल बताऊंगा और पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा वहां पर। क्या, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जजमेंट आया 24 अप्रैल कब, 1973 को। और इसी में कहा गया है प्रस्तावना बेसिक स्ट्रक्चर है, किसका, संविधान का। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब प्रस्तावना संविधान का क्या है, अभिन्न अंग है। इसका मतलब साफ है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इसके विवाद में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, पॉलिटी का सवाल लाएंगे फिर उसमें पढ़ूंगा मैं कि इसके पहले बहुत सारे केस हुए थे। जैसे गोपालन का एक केस हुआ था, वो मैं आपको बताऊंगा, मद्रास राज्य के साथ एक केस हुआ था। ठीक है, आप यहां ध्यान दीजिए। 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और बेटा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। एक जोड़ा गया समाजवादी और एक जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष। ध्यान देना बेटा, ये थोड़ा सा सेंटेंस गलत लिखा हुआ है। असल में धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष आप उसे मान सकते हैं, लेकिन बेटा भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष नहीं। धर्मनिरपेक्ष हो जाना नकारात्मक अवधारणा है जो फ्रांस ने अपनाया है। पंथ निरपेक्ष, हमारे यहां राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन राज्य नकारात्मक धर्म की तरफ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है पॉलिटी पढ़ाते वक्त। आप याद रखिए, कहीं पंथ निरपेक्ष आए और धर्म निरपेक्ष आए तो पंथ और धर्म निरपेक्ष में उत्तर सही क्या लगाएंगे आप, पंथ निरपेक्ष है। फिर से बता रहा हूं, कुछ लोग आपको गुमराह करेंगे, बताएंगे कि नहीं ये नहीं सही है, लेकिन बेटा यही सही है, पंथ निरपेक्ष है। भारत धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष देश है। धर्म निरपेक्ष फ्रांस है जो नास्तिकता को बताता है। पंथ निरपेक्ष, हमारे योगी का हिंदू धर्म हो सकता है, लेकिन योगी किसी के ऊपर अपने हिंदू धर्म को नहीं थोपेंगे, यही पंथ निरपेक्ष है। राज सभी धर्मों के अनुयायियों का स्वागत करेगा, लेकिन राज्य का धर्म हो सकता है, लेकिन राज्य किसी धर्म का विरोध नहीं करेगा। जबकि फ्रांस में क्या है बेटा, फ्रांस एक नकारात्मक उदाहरण, वो कहता है राज्य का धर्म होगा ही नहीं, तो वहां का जो सरकारी कर्मचारी है वो कोई धार्मिक सिंबल धारण नहीं कर सकता है। चलिए ठीक है, इसकी विशेषता और भी समझेंगे हम लोग आगे। आगे सुनिए, इसी के तहत बेटा क्या जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द और जोड़ा गया था क्या, अखंडता। क्या जोड़ा गया था, अखंडता। तो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने शब्द जोड़े गए हैं, 3 शब्द। और ये हुआ क्या भाई मित्र, 1976 में। और हम सब जानते हैं इसको किसने किया है, इंदिरा गांधी सरकार ने किया था। आगे ध्यान दीजिए, कह रहा नीति आयोग है। नीति आयोग क्या है बेटा, नीति आयोग एक सलाहकारी समिति है, कानूनी निकाय है, स्वायत्त निकाय है, एक मंत्रालय है। तो नीति आयोग बेटा एक कानूनी निकाय है, कानूनी निकाय है, या फिर बेटा आप इसे कहते हैं गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। और ये काम क्या करता है, ये बेटा निर्णायक नहीं है, ये केवल और केवल सलाहकारी है। ये क्या है, ये केवल और केवल क्या है, सलाहकारी है। ध्यान देना बेटा, नीति आयोग द्वारा बनाए गए योजनाओं पर अंतिम निर्णय कौन लेता है, एनडीसी लेता है, जिसे आप कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। किसे कहते हैं आप, राष्ट्रीय विकास परिषद। यही करता है, यही नीति आयोग। पहले क्या था बेटा, योजना आयोग था। ये पहले क्या था, योजना आयोग था। ये क्या था दोस्त, पहले योजना आयोग था। और यही योजना आयोग 1 जनवरी सन 2015 को क्या बन गया है, अब नीति आयोग बन गया है। अब इसके बेटा, इसका जब पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो होता है प्रधानमंत्री।
नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब प्रधानमंत्री के बारे में बेटा आपको कुछ बातें बहुत जरूरी याद कर लेना है। प्रधानमंत्री किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो याद कर लेना, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ध्यान देना बेटा। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता परिषद का भी पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। बेटा एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अंतरराज्यीय परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इन सब का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इन सब का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है मित्र? प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल देखो दोस्त, आपके सामने ये है, कह रहा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। ध्यान दीजिएगा। अगर आप यूनिसेफ के बारे में बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है क्या? ये है बेटा यूनिसेफ की अगर आप बात करेंगे तो ये है यूनाइटेड नेशन। ये है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल। यह है बेटा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन, यहाँ बेटा थोड़ा सा गलत लग गया है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कंजर्वेटिव फंड का है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय बेटा कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। वियना में 2 मुख्यालय बेटा आपको याद रखना है क्या? वियना में एक मुख्यालय है। किसका? वियना में बेटा एक मुख्यालय है जिसे आप कहते हैं, वियना किसकी राजधानी? पहले आप ये जान लीजिए, वियना किसकी राजधानी है बेटा? तो वियना किसकी राजधानी है? ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ये ऑस्ट्रिया की क्या है? राजधानी है। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा बेटा क्या? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र मिलेगा आपको। कहाँ पर? वियना में मिलेगा। यहीं पर बेटा आपको एक मुख्यालय और मिलेगा क्या? ओपेक का मुख्यालय भी यही मिलेगा। क्या मिलेगा? ओपेक का मुख्यालय यही मिलेगा। ओपेक क्या है? ओपेक बेटा ऑयल प्रोड्यूसर, ये ऑयल प्रोड्यूसर एक संस्था है मुस्लिम कंट्रियों का। ओपेक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? वियना में। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी। न्यूयॉर्क में आपको 2 मुख्यालय याद रखना है क्या? यूएनसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और किसका याद रखना है? यूएनओ। और किसका मुख्यालय बेटा? यूएनओ का। और वाशिंगटन डीसी में आपको 2 मुख्यालय याद रखना है क्या? WB और IMF। किसका? IMF। किसका? IMF। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का। और विश्व बैंक, और किसका? विश्व बैंक का। आपसे एक सवाल है, आपको बताना है WHO और WTO का मुख्यालय कहां पर है? कमेंट करके बताइएगा WHO और WTO का मुख्यालय कहां है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनका मुख्यालय आपको कमेंट करके बताना है। आगे सुने, कह रहा किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? बेटा देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास। इन्हीं को आप जानते हैं क्या? CR दास के नाम से जानते हैं। स्वतंत्रता सेनानी थे बेटा। ध्यान देना, 1923 में एक पार्टी इन्हीं दोनों लोगों ने मिलकर गठित किया था। कौन? मोतीलाल नेहरू और कौन? CR दास। और कौन बेटा? CR दास। इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनाया था जब गांधी जी जेल में थे। वो मैंने आपको इससे पहले पूरी गांधी पढ़ाया था। तो ये कौन थे बेटा? देश बंधु। क्यों कहा जाता है? इन्होंने महिला अस्पताल को अपनी सारी संपत्तियां दान कर दिया था। तो इन्हें भारत के लोगों ने
लोगों ने इन्हें क्या कहा था? देश बंधु कहा था। किसे? देश बंधु सीआर दास को। चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता था? देश बंधु कहा जाता था। अगला सवाल है, कह रहा डूरंड किन दो देशों के बीच स्थित है? डूरंड सीमा रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो डूरंड सीमा रेखा बच्चे किसके बीच स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच। यहां थोड़ा सा सवाल गलत है, यहां थोड़ा सा सवाल गलत है बेटा। सवाल असल में डूरंड रेखा बेटा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी है। डूरंड रेखा, आइए मैं आपको डूरंड रेखा का थोड़ा सा इतिहास बताता हूं, ध्यान देना। डूरंड रेखा कह रहा है, तो अगर बच्चे आप देखोगे भारत को, अगर आप देखोगे इस तरह से, अगर आप भारत को देखोगे इस तरह से, अगर हम लोग भारत को देखें और कुछ देखने का प्रयास करें तो ध्यान दीजिए, इस वाले एरिया में बेटा ये है पाकिस्तान और इसके ऊपर आपको मिलेगा क्या? अफगानिस्तान। ये क्या है? ये है पाकिस्तान और ये क्या है? अफगानिस्तान है बेटा। ये क्या है? अफगानिस्तान। इसी बीच में जो ये रेखा है, इसी के बीच में जो ये रेखा है, इसी रेखा को आप क्या कहते हैं? इसी रेखा को बच्चे क्या कहते हैं? आप डूरंड रेखा। इसी को आप क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। कब निर्धारित हुआ? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मार्टिमर डूरन। मार्टिमर डूरन था। इन्होंने ही 1894 में, इन्होंने ही 1894 में सीमा रेखा का क्या किया था? निर्धारण किया था। तो अगर डूरन रेखा की बात करें तो डूरन रेखा बेटा ये किसके किसके बीच है? तो डूरन रेखा आपको मिल जाएगा किसके बीच? अफगानिस्तान और किसके बीच? पाकिस्तान के बीच भी। और यही डूरन रेखा अफगानिस्तान और किसके बीच मिल जाएगा आपको? भारत के बीच मिल जाएगा। किसके बीच? भारत के बीच। आइए, अगर ये पड़ोसी देशों से सवाल है तो आपको बहुत जल्दी जल्दी पड़ोसी देश बता देते हैं बेटा। ध्यान देना, पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ है। उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ है। किसके नाम पर पड़ा है? सर सिरियल, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर सिरियल रेड क्लिफ। सर सिरियल रेड क्लिफ नाम था इनका। सर सिरियल रेड क्लिफ नाम था। इन्हीं के नाम पर बच्चे ये क्या थे? ये थे सीमा आयोग। ये थे सीमा आयोग। सीमा आयोग ने इसी सीमा रेखा को निर्धारण किया था, रेड क्लिफ को। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। कब निर्धारित किया गया था? याद कर लेना, कब निर्धारित किया गया था? 17 अगस्त 1947 को। कब निर्धारित किया गया दोस्त? 17 अगस्त 1947 को। एक सीमा रेखा आपको और याद रखना है, भारत और चीन के बीच, और इसका नाम क्या है? मैक मोहन है। क्या नाम है इसका बेटा? मैक मोहन है। कब निर्धारित हुआ? 1914 में। किस समझौते में? शिमला समझौता में। किस समझौता में? शिमला समझौता में बेटा। किस समझौते में? शिमला समझौते में निर्धारित हुआ है। किसमें? ये शिमला समझौते में निर्धारित हुआ है मित्र। ध्यान देना, किसने निर्धारित किया है? उसका नाम था हेनरी मैक मोहन। हेनरी मैक मोहन। क्या नाम था इनका? हेनरी मैक मोहन। भारत के तीन पड़ोसी देशों में केवल सीमा रेखाएं हैं और किसी के साथ भारत की कोई सीमा रेखा नहीं है। और किसी के साथ भारत की कोई सीमा रेखा नहीं लगी है। आइए आपको सारे पड़ोसी देश बहुत तेजी से पढ़ा देते हैं। अगर बेटा पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य लगे हैं? तो याद कर लेना, लद्दाख लगा है। इसके अलावा बेटा जम्मू कश्मीर लगा है। जम्मू कश्मीर के बाद आपको क्या राज्य मिलेगा? पंजाब लगा हुआ मिलेगा। पंजाब के बाद बच्चे क्या मिलेगा आपको? राजस्थान लगा हुआ मिलेगा। और राजस्थान के साथ क्या मिल जाएगा आपको? राजस्थान के बाद क्या मिल जाएगा? गुजरात मिल जाएगा। ये पाकिस्तान से भारत के लगे हुए क्या हैं? राज्य हैं। कितना किलोमीटर लगा हुआ है मित्र? तो ये 33-23 किलोमीटर लगा हुआ है। कितने किलोमीटर? 33-23 किलोमीटर लगा हुआ है। सीमा रेखा आप जान ही गए हैं। सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ है। सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ है। कब निर्धारित हुआ है ये भी जान गए हैं आप। कब? 17 अगस्त 1947 को। बेटा कभी कभी पूछा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा अवशिष्ट है
अधरोपित है, प्राकृतिक है, तो आप बताएंगे क्या? अधो अधो अधोरोपित है। कैसी सीमा है ये? अधोरोपित सीमा है। कैसी सीमा? भारत पाकिस्तान अधरोपित किया गया है, तो ये कैसी सीमा है? अधरोपित सीमा है। अगला देश देखिए दोस्त, अगला देश देख लिया अगर आप, अफगानिस्तान बेटा, तो अफगानिस्तान से केवल एक ही राज्य लगा है मित्र, लद्दाख लगा है। भारत अपनी सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ। कितना किलोमीटर दोस्त? केवल और केवल 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। सीमा रेखा डूरंट है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत केवल अपना इकलौता राज्य सीमा साझा करता है? वो क्या है? लद्दाख। लद्दाख किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। इसके नीचे बेटा आप अब अगर चीन की बात करें हम लोग, तो चीन के साथ भारत के कितने राज्य लगे हैं बेटा? लद्दाख लगा हुआ है। लद्दाख के नीचे जब आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बाद जब जाएंगे आप तो क्या मिलेगा आपको? सिक्किम। क्या मिलेगा मित्र? सिक्किम। और सिक्किम के बाद आपको क्या मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। ये क्या मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। कितना किलोमीटर लगा है? 3488 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 3488 किलोमीटर। सीमा रेखा का नाम क्या है? मैक मोहन। सीमा रेखा का नाम क्या है? मैक मोहन। कब निर्धारित हुआ है? अभी बताया आपको, 1914 में। किस समझौता में? शिमला समझौता में। किस समझौते में? शिमला समझौता में। तो ये था भारत अपनी दूसरी सबसे लंबी सीमा। भारत अपनी दूसरी सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? चीन के साथ साझा करता है। आइए अगला सवाल जान लेते हैं। अगला सवाल, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग, तो अगर अगला पड़ोसी देश जानना चाहते हैं, तो अगर बेटा आप अगला पड़ोसी देश जानना चाहते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको? नेपाल। अब नेपाल के साथ दोस्त भारत के कितने राज्य लगे हैं? तो नेपाल के साथ जो भारत के राज्य लगे हैं वो कौन कौन लगा हुआ है? वो लगा हुआ है क्या? उत्तराखंड लगा हुआ है। उत्तराखंड के नीचे आप आएंगे, उत्तर प्रदेश मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद जाएंगे, क्या मिलेगा? बिहार। बिहार के बाद क्या मिलेगा? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद क्या मिलेगा आपको? सिक्किम मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त? सिक्किम। ध्यान देना, नेपाल के साथ केवल रोटी बेटी का रिश्ता है। नेपाल के साथ भारत कितनी लंबी सीमा साझा करता है? 1751 किलोमीटर। नेपाल के बाद अगर दोस्त आप एक देश देखेंगे, भूटान, तो भूटान के साथ भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं? ध्यान देना बच्चे, सिक्किम लगा हुआ है। और क्या लगा हुआ है? पश्चिम बंगाल लगा हुआ है। सिक्किम लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल लगा हुआ है, असोम लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है। और क्या? अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है। ये किसके साथ लगे हुए हैं? ये लगे हुए हैं किसके साथ? ये लगे हुए हैं सिक्किम के साथ। अगला सवाल देखिए, कितना किलोमीटर लगा हुआ है भूटान के साथ? 699 किलोमीटर। भारत बेटा, भारत अपनी दूसरी सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा करता है? दूसरी सबसे छोटी सीमा साझा करता है किसके साथ? ये साझा करता है मित्र किसके साथ? ये साझा करता है भूटान के साथ। आइए, दो देश आपके पास और बचे हैं। एक देश का नाम क्या है मित्र? म्यांमार है। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य लगे हैं? तो एक लगा है क्या? अरुणाचल प्रदेश। एक क्या लगा है दोस्त? अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है। इसके नीचे आप आएंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्त? नागालैंड। और नागालैंड के जब नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? मणिपुर मिलेगा। और मणिपुर के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? मिजोरम मिलेगा। ये किससे लगे हुए हैं? ये लगे हुए हैं म्यांमार से। और म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर भारत अपनी सीमा साझा करता है? 16
43 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और बच्चा ये म्यांमार जो था ये बर्मा था, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में भारत से क्या हुआ है, अलग हुआ है। याद कर लेना दोस्त, बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता, छपेगा पेपर में, ये सब सारे सवाल पेपर में। आपके जीडी में पड़ोसी देश अलग से दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। एक देश और बचा दोस्त जिसका नाम क्या है, बांग्लादेश है। तो मैं यही पढ़ा दिया हूं आपको, बांग्लादेश। अब अगर आप बांग्लादेश से बात करेंगे तो बांग्लादेश से राज्य लगे हुए हैं कौन कौन, एक लगा हुआ है बेटा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद ऊपर लग जाएंगे आपको असम मिलेगा, नीचे आएंगे आपको मेघालय मिलेगा, मेघालय के थोड़ा नीचे आएंगे बेटा आपको त्रिपुरा मिलेगा, और त्रिपुरा के बाद आप जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, मिजोरम मिलेगा। क्या मिलेगा, मिजोरम मिलेगा। 5 राज्य बांग्लादेश के साथ लगे हुए हैं। कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है, 4096.6 किलोमीटर। तो सबसे लंबी सीमा, भारत सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है, बांग्लादेश के तहत। ध्यान देना मित्र, त्रिपुरा बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है। बांग्लादेश त्रिपुरा से तीनों तरफ से क्या हुआ है, घिरा हुआ राज्य है। बेटा 100वां संविधान संशोधन किया गया था सन 2015 में, और बांग्लादेश के साथ एक समझौता हुआ है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है क्या, 3 बिगहा गलियारा। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया पूरे पड़ोसी देश। एक ही क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास के खेती के लिए उपयोगी है। बेटा कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, और काली मिट्टी को बेटा कहा जाता है कपासी मिट्टी, कपासी मिट्टी, या फिर इसे कहा जाता है क्या, रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी, रेगुड़, कौन सी मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी। इसे कपासी मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। इसे कपासी मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। किसे, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें लौह तत्व पाए जाते हैं, लौह तत्व पाए जाते हैं, यानी आयरन के गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आयरन। और इसी के कारण इसका रंग क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, काला। कैसे निर्मित होता है बेटा, ये ज्वालामुखी या लावा द्वारा निर्मित चट्टानों के आसपास कैसी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। भारत में बेटा सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। कौन लाती है, नदियां। कौन लाती है, नदियां। नदियों के क्या, किसके द्वारा निर्मित होता है, ये अपर्दन और निक्षेपण से। नदियों के अपर्दन और निक्षेपण से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, काली मिट्टी। और ये कौन सा मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी बेटा। और जलोढ़ मिट्टी धान, गेहूं, चावल जैसे खेतों के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। लेटराइट मिट्टी बेटा किसके लिए उपयोगी होता है, चाय और कहवा की खेती के लिए। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पहाड़ी वनस्पतियों पर पाए जाते हैं। ये पहाड़ी वनस्पतियों पर पाए जाते हैं। ये कहाँ पर, पहाड़ी वनस्पतियों पर पाए जाते हैं। कौन सी मिट्टी दोस्त, ये पाए जाते हैं कौन सी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। लाल मिट्टी बेटा क्या होता है, लाल मिट्टी ध्यान से सुनना, जहां पर काली मिट्टी पाया जाएगा बेटा, जब काली मिट्टी का आयरन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो वो क्या होगा, वो बदल जाएगा आयरन ऑक्साइड में। किस में बदल जाएगा, आयरन ऑक्साइड में। और इसका रंग क्या हो जाएगा, लाल। इसीलिए दिखाई देगा कैसी मिट्टी, लाल। किसके लिए उपयोगी है, ये दलहन और तिलहन के फसलों के लिए क्या है, ये उपयोगी है। ध्यान देना बेटा, यही लाल मिट्टी जब बेटा आर्द्रता मुक्त हो जाएगा, जब आर्द्रता मुक्त हो जाता है तो पीला दिखाई देने लगता है, और इसी को क्या कह देते हैं, पीली मिट्टी कहते हैं। इसी को बेटा क्या कह देते हैं, पीली मिट्टी। ध्यान देना, आईसीआर ने बेटा इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च जो सेंटर है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, इसने भारत के मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है, 8 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में, 8 वर्गों में बांटा है। अगला सवाल देख लीजिए, सवाल आपके सामने है। कह रहे हैं गांधी जी ने शबनम अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था। सिंपल सी बात है, आसान सा बात है, आए दिन आता रहता है। आइए मैं आपको गांधी के सारे आंदोलन इकट्ठा बता देता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। गांधी भारत आएंगे, सबसे पहला आंदोलन चंपारण 1917,
इसके बाद 1918 में क्या, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। चंपारण गांधी का प्रथम सत्याग्रह माना जाता है दोस्त, प्रथम सत्याग्रह। और गांधी का प्रथम भूख हड़ताल, प्रथम भूख हड़ताल, प्रथम भूख हड़ताल, ये क्या सा माना जाता है, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। इसी के समय 1918 में गांधी क्या करेंगे, खेड़ा। इसी के समय क्या करेंगे, खेड़ा। 1919 में बेटा क्या करेंगे, खिलाफत। 1919 में क्या, खिलाफत। 1920 में क्या करेंगे, असहयोग। क्या करेंगे, असहयोग। 1920 में क्या शुरू करेंगे, असहयोग। मॉडर्न इंडिया में आपको पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको पूरी मूवी दिखा दूंगा। असहयोग, असहयोग को चौरा चौरी कांड के कारण 1922 में क्या ले लेंगे, वापस। कुछ स्रोतों में 4 फरवरी 1922 और कुछ स्रोतों में 5 फरवरी 1922। ध्यान देना, आपकी एनसीईआरटी ने 5 फरवरी लिखा है, लेकिन इस बार बेटा पीएमओ द्वारा, प्रधानमंत्री ऑफिस द्वारा चौरा चौरी कांड मनाया गया था। कब, 4 फरवरी को। इसके बाद 1924 में करेंगे बेलगांव का अधिवेशन, कर्नाटक के बेलगांव का अधिवेशन दोस्त, इकलौता अधिवेशन जिसके अध्यक्षता क्या करेंगे, महात्मा गांधी। ध्यान देना, जनवरी 1930 में महात्मा गांधी क्या काम करेंगे, महात्मा गांधी 11 सूत्रीय क्या करेंगे, मांग। 11 सूत्रीय मांग, 11 सूत्रीय मांग। और जब ये नहीं पूरा होगा तब क्या होगा, तब 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ अपने साबरमती आश्रम से निकलेंगे और क्या काम करेंगे, 6 अप्रैल 1930 को दंडी गांव में नमक अपने मुट्ठी में उठाएंगे और नमक कानून को तोड़ देंगे, और यही क्या कहलाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान देना बेटा, 1932 में बेटा जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब असफल हो जाएगा तब गांधी जी फिर चालू कर देंगे 1932 में क्या, 1932 में गांधी चालू कर देंगे द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसीलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग क्यों नहीं लिया, क्योंकि गांधी क्या कर रहे थे, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। द्वितीय में भाग लिया, तृतीय में भाग क्यों नहीं लिया, क्योंकि गांधी क्या कर रहे थे, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। इसके बाद गांधी का एक आंदोलन आपको और याद रखना है, और वो क्या, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा दिया गया। वहीं पर बेटा आपको गांधी इरविन समझौता याद रखना है। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 1932, 5 मार्च 1900, सॉरी गलत बोल दिया है, आई एम सॉरी। चलिए ध्यान सुनिए, तो अभी सवाल के लंबे, ध्यान सुनिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था कब, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1930 में प्रारंभ हुआ था। चलिए मॉडर्न इंडिया में चर्चा करेंगे इसकी। आगे देखिए, कह रहा डिगबोई असम उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बच्चा कच्चे तेल के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान देना, भारत में 3 राज्यों में आपको कच्चा तेल या खनिज तेल मिलेगा। खनिज तेल बेटा 3 राज्यों में मिलेगा। खनिज तेल भारत में, खनिज तेल 3 राज्यों में मिलेगा बेटा। कहां कहां, एक तो बच्चे मिलेगा आपको असम में, एक कहां मिलेगा दोस्त, असम में। असम में 3 घाटियों में मिलेगा। असम में आपको 3 घाटियों में मिलेगा। कहां कहां, जो एक आपके सामने लिखा है क्या, डिगबोई, और एक आपको मिलेगा क्या, सुरमा घाटी, और एक मिलेगा क्या, ब्रह्मपुत्र घाटी। एक क्या, ब्रह्मपुत्र घाटी, इनमें मिलेगा। इसके बाद बेटा आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। कहां पर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में आपको बेसाइन, इसके अलावा क्या, बॉम्बे हाई, क्या, बॉम्बे हाई, क्या याद रखना है, बॉम्बे हाई। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, गुजरात। कहां, गुजरात। कहां पर बेटा, गुजरात में। ये 3 राज्यों में भारत में असम जो है सबसे प्राचीन खनिज तेल का केंद्र है। पहला कुआं यही निकाला गया था, लेकिन वर्तमान में भारत में सबसे अधिक खनिज तेल कहां से प्राप्त किया जाता है, बॉम्बे हाई से। रट्टा मान लीजिए, कहां से, बॉम्बे हाई से। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है क्या लिखा हुआ है, कह रहा है डायनामाइट
में मुख्यतः क्या होता है? तो डायनोमाइट में बेटा मुख्यतः क्या होता है? डायनोमाइट में ट्राइडेंट गिल्सन होता है। डायनोमाइट में ज्योग्राफी का मैं आपको लेकर आऊंगा जब खनिज का चैप्टर, तो डायनामाइट, बॉक्साइट वगैरह सब आपको वहां पढ़ाऊंगा बेटा। ये क्या होता है, क्लास लंबी हो रही है इसलिए आगे ध्यान से सुने। कह रहा पृथ्वी के टकराने वाला पराबैंगनी किरणें, अभी जस्ट बताया था बच्चे पृथ्वी से टकराने वाली पराबैंगनी किरणें को अवशोषित कौन करता है? कौन? ओजोन। कौन करता है बेटा? ओजोन। ध्यान देना, कार्बन मोनोऑक्साइड अधूरे ईंधन के दहन से निकलता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आप जाने रहे हैं, CO2 सबसे भारी गैस है और ग्रीन हाउस प्रभाव में मित्र सबसे अधिक योगदान करता है। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है, श्वसन क्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। ओजोन यही पराबैंगनी किरणों को क्या कर देता है? समताप मंडल में परिवर्तित करता है। समताप मंडल में परिवर्तित, जो स्किन कैंसर से क्या रखता है? सुरक्षित रखता है। अगला सवाल देख लीजिए आप। कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? माउस इनपुट डिवाइस है, हम सब जानते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। इन सब से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और इनसे इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। अगला सवाल कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन सा एक रबी की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रबी की फसल नहीं है? तो बच्चा ध्यान से सुना, रबी की फसल नहीं है। जौ है, मटर है, आलू है, मक्का नहीं है। मक्का किसकी फसल है? मक्का खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? मक्का खरीफ की फसल है। और मक्का भारत में कौन लाया है? तो कौन लाया है बेटा? पुर्तगाली लाए हैं। आइए मैं आपको सारी फसलें लगभग यहां पर बता देता हूं। थोड़ा सा समय और निकालकर मैं सारी फसलें आपको बताता हूं। देखिए, अगर भारत की फसलों की बात करें तो आपको भारत की फसलों में क्या क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए। एक मिलेगा बेटा क्या? रबी की फसल। एक मिलेगा खरीफ की फसल। और एक क्या मिलेगा? जायद। क्या मिलेगा? जायद। रबी की फसल किन्हें कहते हैं? जिनको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च और अप्रैल में क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल जानना चाहते हैं आप, जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों, राई, मटर, आलू, ये कैसी फसलें हैं? रबी की। खरीफ की फसलें दोस्त किसे कहते हैं? खरीफ की फसलों में जिनको बोया जाए कब? जून जुलाई में। जिनको बोया जाए जून जुलाई में और काटा जाए अक्टूबर नवंबर में। ये बुआई का समय है, ये कटाई का समय है। भारत की सबसे बड़ी फसल है। कौन सी फसल? खरीफ की फसल। और खरीफ के फसलों में सबसे बड़ी फसल कौन सा है मित्र? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, मक्का, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, मक्का, तंबाकू, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, खेसरी, तंबाकू लिख दिया। कपास, ये कैसी फसलें? जूट, ये सब कैसी फसलें हैं? खरीफ की। बेटा जिनको मार्च में बोया जाता है और जून में काट लिया जाता है, ये फसलें जायद की होती हैं। जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, लोबिया, हरी सब्जियां, ये कैसी होती हैं? जायद की फसलें होती हैं। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है हाइड्रोपोनिक। बेटा हाइड्रोपोनिक क्या होता है? हाइड्रोपोनिक होता है क्या? मृदा रहित खेती, जिसमें मृदा की आवश्यकता ना हो, यानी जल में खेती क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक कहलाता है। कहीं देखिए, बिना मृदा के पौधों की कृषि, बिना मृदा के पौधों की कृषि। बेटा अगर आप कृषि के बारे में थोड़ा जान लीजिए, सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चे, ध्यान से। हाइड्रोपोनिक एक होता है बेटा एरोपोनिक, हवा में खेती। हाइड्रोपोनिक जल में खेती, एरोपोनिक हवा में खेती। इसके अलावा बेटा आपको पीसी कल्चर याद रखना है। पीसी कल्चर ये क्या है? पीसी कल्चर बेटा क्या है? ये है मछली पालन। ये क्या कहलाता है? मछली पालन। इनके अलावा आपको याद रखना है बीटी कल्चर ये किसकी खेती कहलाता है? ये कहलाता है अंगूर की खेती। किसकी? अंगूर की खेती। एक है बेटा वार्मी कल्चर। मित्र इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है केचुआ पालन। ये क्या होता है? केचुआ पालन। इनके अलावा आपको याद है ओलेरी कल्चर क्या होता है? ओलेरी कल्चर होता है सब्जी उत्पादन, सब्जियों की खेती। क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर कहलाता है। आपको याद रखना फोलेरी कल्चर और फोलेरी कल्चर किसकी खेती कहलाता है? ये बच्चा कहलाता है किसकी खेती? ये फलों की खेती। इसके अलावा आपको याद रखना है क्या? सेरीकल्चर ये क्या है? ये है रेशम कीट पालन। आपको याद रखना है। इनके अलावा आपको याद रखना है क्या? इनके अलावा कुछ और कल्चर जो छूट रहे हों, सेरीकल्चर, वेलिकल्चर, सेरीकल्चर, और क्या छूट रहा है? कल्चर और सारे कल्चर, ये सारे कल्चर हो गए हैं आपके सामने। इनमें से सवाल आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, तो इसका सही जवाब आपको पता चल गया होगा। आगे देखें, कह रहा शीशा सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। कह रहा है गिलिनन का, मैग्नेटाइट का, शीशा, मेरिटोटाइट का, सिटोराइट का, गिलिना का। ये महत्वपूर्ण अयस्क है गिलिना का। किसका? गिलिना का। आज का अंतिम सवाल, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में बेटा राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ये करता है कौन? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। CSO कौन करता है? CSO। लेकिन बेटा राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आंकड़े कौन इकट्ठा करता है? NSSO। ये आंकड़ा इकट्ठा करता है और ये क्या करता है? ये गणना करता है। ये क्या करता है? गणना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSSO करता है। केंद्रीय सांख्यिकी आयोग नहीं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, केंद्रीय सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, कमीशन नहीं है, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। भारत में यही क्या करता है? भारत में यही राष्ट्रीय आय की क्या करता है? गणना करता है। तो इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूं कि राष्ट्रीय आय के जनक कौन है, इससे पहले वाले पेपर में। तो बेटा ये रहा आज आपका 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिया है, और आज का ये सेट कंप्लीट हुआ है। तब तक आप प्लीज यार वीडियो शेयर कर देना प्लीज, ठीक है? इतना करो, मैं आपके लिए कर रहा हूं, इतना तो करो यार, ठीक है? वीडियो शेयर कर देना। शेयर करोगे मैं कुछ बढ़ूंगा, मैं आपको बढ़ाऊंगा, वादा है। चलिए आप अपना काम करें, मैं अपना काम कर दूं। 10 सेकंड लगेगा, जीवन के निकाल के शेयर करो यार, फैलाओ लोगों तक, ठीक है? आगे सुनो। अगर आप उससे अच्छे और कंटेंट चाह रहे हो, मंडे से मैंने कहा था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, और मंडे से मैं आपको सब्जेक्ट पे कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ाना चालू कर दूंगा। तब तक आप अपना वीडियो को फैलाएं, हमारे साथ जैसे आप जुड़े रहें। तब तक अपना हमेशा की तरह और अपनों का खूब ख्याल रखें। जो आपके आसपास हैं, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, सकारात्मक लोगों के साथ जुड़े रहें, बहुत जरूरी है। नकारात्मक विचारधाराएं बहुत तकलीफ देती है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी कुछ ना कुछ रहता है, कुछ ना कुछ तो रह जाता है जीवन में करने के लिए। सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन कुछ ना कुछ रह जाएगा।
जहां से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हारना नहीं, लड़ते रहिएगा। योद्धा वो होता है जो अंतिम सांस तक लड़ता है। कहते नहीं है कि भेद न पाए लक्ष्य को तो क्या हुआ, पर तलवार आखिरी दम तक न छोड़ी, ये बहुत था। पांव थे जख्मी पर चले तुम, ये बहुत था। पांव थे जख्मी पर चले तुम, ये बहुत था। थके थे पर लड़े तुम, ये बहुत था। भेद न पाए लक्ष्य तो क्या हुआ, भेद न पाए लक्ष्य तो क्या हुआ, पर तलवार आखिरी दम तक न छोड़ी, ये बहुत था, ये बहुत था।